सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विथ अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का सिंपल मतलब ये होता है कि कोर्ट के पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शन को चेक करे। कोर्ट ये देखता है कि जो लॉ बनाया गया है या जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर कोई लॉ या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनइन्फोर्सिएबल डिक्लेयर कर सकता है। इसी वजह से जुडिशियल रिव्यू को कोर्ट के हाथ का एक बहुत पावरफुल वेपन माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्रिएट की है और उस जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया है ताकि वो किसी भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन की लीगैलिटी और वैलिडिटी चेक कर सके। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ एक पावर नहीं है बल्कि एक मैकेनिज्म है जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। सबसे पहला रूल ऑफ लॉ है, मतलब हर अथॉरिटी को लॉ के अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और कोई भी ऑर्डिनरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। थर्ड प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट के पावर्स लिमिटेड होते हैं और उन पर जुडिशियल कंट्रोल होता है। जुडिशियल रिव्यू का एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग पब्लिक पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट भी जुडिशियल रिव्यू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी चेक करती है कि दोनों अपनी लिमिट्स पे काम कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह जुडिशियल रिव्यू सेंटर और स्टेट्स के बीच फेडरल बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएसए में डेवलप हुआ था, फेमस केस मरबरी वर्सेस मेडिसन में। लेकिन इससे भी पहले इंग्लैंड में डॉक्टर बोनहाम वर्सेस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1610 के केस में लॉर्ड कोक ने इस आइडिया की फाउंडेशन रखी थी। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का पावर क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आर्टिकल 3 और आर्टिकल 7 के थ्रू कोर्ट्स ने इस पावर को डेवलप किया। आर्टिकल 7 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। यूएस सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लॉ को भी चेक कर सकता है, स्पेशली जब वो आर्बिट्रेरी हो या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन करते हो। नाउ यूके में सिचुएशन बिल्कुल अलग है क्योंकि वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूके में प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी फॉलो होता है, जिसका मतलब है पार्लियामेंट सुप्रीम है और कोर्ट्स प्राइमरी लेजिस्लेशन को जनरली रिव्यू नहीं कर सकते। हाँ, सेकेंडरी लेजिस्लेशन जैसे रूल्स, रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। यूके में जुडिशियल रिव्यू मेनली प्रोसीजरल ग्राउंड पर होता है। ठीक है, अब हम अपने महान देश इंडिया की बात करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया है। आर्टिकल जैसे 13, 32, 226, 227, 131 से 136, 141, 143, 245, 246 और 372 कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर देते हैं, ये सब आर्टिकल। ठीक है, सो इंडिया में जुडिशियल रिव्यू 3 मेन डायमेंशन में काम करता है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जुडिशियल रिव्यू, सेकेंड लेजिस्लेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू और थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू। सो ब्रिटिश पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कुछ लिमिटेशन तो थी, लेकिन प्रॉपर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का रियल बिगनिंग हुआ एम्परर वर्सेस बुर्रा 1877 केस से, जहां कोर्ट ने पहली बार माना कि लेजिस्लेटिव एक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस मोमेंट केस में भी ये कंफर्म किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेशंस के थ्रू सब्जेक्ट की राइट नहीं छीन सकती। अब आते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर। पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर है आर्टिकल 368 के अंडर, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह और गोलकनाथ केसेस में ये क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं या नहीं। फाइनली
केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया और कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बाद में इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण और मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया गया। अब जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेटिव एक्शंस की बात करते हैं। एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट को चैलेंज किया गया क्योंकि उसने हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लिमिट कर दी थी। फिर एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बेसिक फीचर है और इसे कोई भी लॉ रिमूव नहीं कर सकता। अब लास्ट में जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर आते हैं। कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड पर रिव्यू करती है। अगर एक्शन इलीगल हो या इरेशनल हो या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना किया गया हो या डिसीजन अनरीजनेबल हो या प्रोपोर्शनलिटी का वॉयलेशन हो तो कोर्ट इंटरफेयर करती है। मतलब डिसीजन फेयर, रीजनेबल और जस्टिफाइड होना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकबोन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है और सिटीजन के राइट्स को सेफगार्ड करता है। जुडिशियल रिव्यू के बिना डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। इसलिए ये डॉक्ट्रिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।